हेलो स्टूडेंट्स, वैद्युत धारिता चैप्टर में आपका आज का टॉपिक है पृथक गोलीय चालक की धारिता। पृथक का मतलब आइसोलेटेड, अर्थात ऐसा चालक जिसके करीब कोई और चालक ना हो। इसको हिंदी में विलगित नाम से भी प्रदर्शित करते हैं। पृथक को हम विलगित भी कह देते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा कह रखा है इसलिए बता दिया आपको। तो जब हम एक गोलीय चालक की धारिता के बारे में बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसा आपने इससे पहले के चैप्टर में, खासकर गॉसेस थ्योरम वाले चैप्टर में आपने इसके बारे में समझा है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। मान लिया ये एक गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक को आपने आवेश दिया, क्योंकि ये चालक है इसलिए आवेश देने पर आवेश इसकी सतह में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मान लिया इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो r है। सेंटर को भाई O से प्रदर्शित कर देते हैं। क्योंकि आवेश इस गोलीय चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके हर बिंदु पर आवेश की मात्रा समान है, इसलिए इसके हर बिंदु पर विभव भी समान है। किसी बिंदु पर विभव क्या होता है? अनंत से आवेश को, एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जब आवेश समान है यानी कि कार्य बराबर किया होगा, इसलिए आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भाई इस गोलीय चालक के हर बिंदु पर विभव समान होगा। इसलिए अगर विभव समान हो गया तो फिर ये बन गया आपका समविभव पृष्ठ। ये आपका एक समविभव पृष्ठ बन गया। समविभव पृष्ठ की एक खासियत और होती है। चलो खासियत बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, अभी आप इस पोर्शन को मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ स्टूडेंट जरूर इस पोर्शन को देख रहे होंगे, सुनने में कम और देखने में ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें बार बार पॉज करना पड़ता है लिखने के लिए, और क्योंकि नोट्स उपलब्ध नहीं होते इसलिए हम बहुत अच्छे नोट्स बना नहीं पाते। और वैसे भी वीडियो, क्योंकि ये ज़्यादातर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको तो भी नोट्स भी लिखने होंगे, पेपर में तो आप लिखेंगे पूरा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपका समय बचाने के लिए और अपना समय बचाने के लिए कि बहुत लेंथी वीडियो ना बन जाए, मैंने पहले लिख दिया है। जो लिखा है वो सब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद में देख लेना। ओके, तो मैंने क्या बताया कि भाई ये तो हो गया आपका समविभव पृष्ठ। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान हो गया समान। समविभव पृष्ठ की एक खासियत होती है कि अब अगर हम इसमें वैद्युत बल रेखाएं खींचते हैं तो वो वैद्युत बल रेखाएं इसके पृष्ठ के लंबवत जाती हैं। क्यों जाती है मैं आपको समझा देता हूं। वैसे पता होना चाहिए आपको भी, हर बात समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये याद होना चाहिए कि भाई समविभव पृष्ठ में जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत ही होती है। समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, वैद्युत बल रेखा की दिशा में ही वैद्युत बल की दिशा होती है। ये जो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता। केवल आप अपने समझने के लिए समझिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मान लिया इस आवेश के कारण, यहां अभी आवेश होगा, मैं समझाऊंगा आपको अभी। यहां पर इस बिंदु पर वैद्युत बल का मान F है, और आपको किसी आवेश को एक बिंदु से बहुत कम दूरी पर यहां इस तरफ इस समविभव पृष्ठ में लाना है। तो ये जो छोटी सी रेखा है ये स्पर्श रेखा का काम करेगी।
हमें पता है कि सम विभव पृष्ठ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है और कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अगर ये डेल्टा एस मान लें तो आप मान लें डेल्टा एस कॉस थीटा छोटा सा डिस्टेंस है, मान सकते हैं अपने समझने के लिए। अगर ये शून्य है इसका मतलब यह है कि भाई ये शून्य तब होगा जब यहाँ पे थीटा का मान 90 होगा, क्योंकि वैद्युत बल तो लग रहा है, विस्थापन भी हुआ है, ना तो एफ 0 है ना एस 0 है, तो 100% कॉस थीटा का मान 0 होगा, तभी तो डब्ल्यू 0 होगा, तो ये 90 होगा। अर्थात एफ, ये एफ और ये विस्थापन एस, इनके बीच का कोण 90 अंश होगा, अर्थात ये जो कोण हुआ ये आपका 90 अंश का हो गया। आपको पता है किसी वृत्त के लिए, या इसको गोले से कल्पना करें, केवल कल्पना की बात है, त्रिज्या जो होती है स्पर्शरेखा पे लंब होती है, अर्थात ये वाली अगर आपसे त्रिज्या मानेंगे, इसको स्पर्शरेखा मानेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी 90 डिग्री का एंगल ये बनेगा। हो गया स्पर्श, अगले 90 तो ये 90, यानी कि जो वैद्युत बल रेखा है ये त्रिज्या की दिशा में है। आई बात समझ में, वैद्युत बल रेखा त्रिज्या की दिशा में है और त्रिज्या क्योंकि पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींची गई छोटी सी स्पर्शरेखा पे लंब होती है, इसलिए वैद्युत बल रेखा भी पृष्ठ पर क्या होगी, लंब होगी। इसके लिए इतना ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्ट लिखा जाता है, सारी कहानी आपने लिखनी थोड़ी है। तो खैर स्पष्ट हो गया कि भाई जो वैद्युत बल रेखा है ये इस पृष्ठ पर लंब है और ये इसके सेंटर से आती हुई प्रतीत होती है। अब वैद्युत बल रेखा तो सेंटर से आती प्रतीत हो रही है, वैद्युत बल रेखा तो हमेशा किसी आवेश से निकलती है, ये सेंटर से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि सारा का सारा आवेश आप क्यू पे रखा हुआ मान सकते हैं, मान सकते हैं, आप रखा हुआ है नहीं, मान सकते हैं। तो हो गया जी, अब आवेश रख दिया आपने क्यू पर और भाई दूरी है यहाँ पर आर, और आपको अब इस समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है, तो अब आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए पहले आप ये लिख देना, ये वही है जो मैंने आपको भी समझाया। इसलिए पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, v इजिकल टू, मालूम है आपको, आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव v इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसलिए इस गोले चालक की धारिता, इसलिए गोले चालक की धारिता, जरा लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता है, नहीं तो वीडियो बहुत छोटा सा बने, आपको समझने में समय भी कम लगे, देखने में समय कम लगे। C इजिकल टू Q अपॉन V, तो C इजिकल टू कितना हो गया, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q से Q कैंसिल, और भाई C इजिकल टू हो गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका गोलीय चालक की धारिता आपकी आ गई। क्लियर? इसके बाद एक बात और, यदि चालक, कौन सा चालक, गोलीय चालक, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो, कहने का मतलब क्या है, पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई निर्वात में रखा हुआ है, गोलीय चालक कहाँ रखा हुआ है, निर्वात में। देखो चालक वायु या निर्वात में रखा है, ये सूत्र हमने वायु या निर्वात के लिए ज्ञात कर दिया। अगर ये गोलीय चालक किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, तब क्या आएगा भाई, ये कुछ नहीं, C इजिकल टू बस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और R आपका आ जाएगा। ओके, क्लियर? यहां से एक बात का और पता चल रहा है कि C अनुक्रमानुपाती है R के, चल रहा है पता। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के
अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात गोले चालक की धारिता उसके आकार पर निर्भर करती है। क्लियर? ये गोले चालक की बात हो गई। इस तरह से आपने इसको किया, बस अब आप इसको उतार लीजिए, लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना। अर्थात स्पष्ट है कि भाई किसी गोले चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आप इसको उतार लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम गोले चालक की धारिता का टॉपिक समझ चुके हैं। अब इस पे आधारित एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं। पहले पृथ्वी को 1.28 × 10⁻³ किलोमीटर व्यास यानी कि डायमीटर का गोलाकार चालक समझकर इसकी धारिता ज्ञात करो। तो भाई आपको फॉर्मूला तो याद है, C = 4πε0r। आपने यहाँ पर पृथ्वी का व्यास आपको पता है, दे रखा है व्यास। ओके, क्या दे रखा है भाई व्यास? 1.28 × 10⁻⁴ किलोमीटर। इसलिए भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको भाग दे दीजिए। 0.64 × 10⁻⁴ किलोमीटर, या कह सकते हैं 0.64 × 10⁻⁷ मीटर। क्लियर है बिल्कुल? तो आपने इसको निकाल लिया। अब इसकी धारिता याद कर लीजिए भाई। इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? देखिए, धारिता बराबर C होता है 4πε0r। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपको 1/4πε0 की वैल्यू याद है, 9 × 10⁹। ओके, तो यहाँ 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 × 10⁹ × 0.64 × 10⁷। क्लियर? जरा इसको मिटा देता हूँ। हमारा डस्टर कहाँ चला गया भाई? तो ये जनाब आपका डस्टर, हटा दें। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना तो आपके लिए उल्टे हाथ का काम है भाई। 9 से इसको डिवाइड करिए। 0.097 कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ 9×7 = 63, और फिर एक और 1 आ गया, ये आ गया। तो 0.071 × 10⁻, ऊपर ले जाइए -2 फैरेड। इसकी हो गई धारिता, अर्थात कैपेसिटेंस। और सॉल्व कर लीजिए 7.1, पॉइंट को इधर ले को, ये आपको आता है नहीं, पॉइंट को 2 डिजिट इधर ले जाते हैं, तो इसको भी कम कर देंगे, 2 डिजिट 10⁻⁴ फैरेड। ये आपका आंसर आ गया। इजी है बिल्कुल। चलिए एक और छोटा सा एक और करते हैं न्यूमेरिकल। उतारिए आप इसको पहले। चलिए फिर आज एक और टॉपिक लेते हैं। एक और टॉपिक नहीं, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। एक्चुअली में गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो चलिए देखिए क्या है। पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाए तो उसका विभव ज्ञात करें। भाई 27 एक समान बूंदें हैं, छोटी छोटी 27 बूंदें हैं भाई, और इसको हमने बड़ी बूंद बनाना है। और ये छोटी बूंदें हैं, इनको हमने 10 वोल्ट तक क्या किया? आवेशित किया गया। आवेशित किया 27 बूंदों को। 27 बूंदें हैं, ऐसे ऐसे 27 हैं, और फिर हमको बड़ी बूंद का विभव बताना है। तो बहुत ईजी है भाई। आप छोटी बूंद की सबसे पहले त्रिज्या मान लीजिए, और फिर बड़ी बूंद की भी भाई एक त्रिज्या मान लीजिए।
क्लियर? क्योंकि 27 बूंदों को मिलाकर के बड़ी बूंद बनाना है, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 27 बूंदों का जो आयतन होगा वो बड़ी बूंद के बराबर होगा। तो इतनी गणित तो आपको आती है। तो इसको यहां से करते हैं और लिखते हैं, माना छोटी बूंद की त्रिज्या बराबर मान लेते हैं भाई छोटा आर। छोटी बूंद है तो छोटा आर मान लिया। माना बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा आर। 27 छोटी बूंदों का आयतन, वॉल्यूम, ये बराबर हो जाएगा बड़ी बूंद का आयतन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी गणित सबको आती है। 27 इंटू आयतन क्या होता है भाई? बूंद होती है गोला, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा आर का क्यूब, और यहाँ आ गया 4/3 पाई और बड़े आर का क्यूब। और 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट, तो आर क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 27 आर क्यूब। तो आर कितना आ जाएगा इसका? क्यूब रूट, इट मीन्स 3r। ये आपकी समझ में आ गई। आपने आर और 3r में एक रिलेशन ज्ञात कर दिया। अब क्या करें? अब भाई आवेशित किया गया ना, तो छोटी बूंद को कोई आवेश दिया होगा आपने, तो मान लें, माना छोटी बूंद को दिया आवेश, भाई आवेशित किया गया, इसने बोला है आवेशित किया गया, तो आवेश दिया आपने, दिया आवेश, इसको Q1 मान लें। तो इसलिए बड़ी बूंद का आवेश कितना हो जाएगा? बहुत इजी। अरे आवेश में आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगता है, ये तो आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है। तो अगर एक बूंद का आवेश Q, दूसरे का आवेश Q, तीसरे का आवेश Q, तो 27 बूंद है, तो कितना हो गया आवेश? 27Q। तो आवेश हो गया ये आपका 27Q1। क्लियर? अब एक चीज और मान लो भाई, हमें तो विभव निकालना है, तो मान लो, माना, चलो छोटी से शुरू करते हैं। छोटी बूंद का विभव, इसे मान लिया आपने, कहा कि V1 मानते हैं, तो भाई बड़ी बूंद का विभव कितना हो गया? V2 मान लीजिए। अब आप क्या करें? अब आप छोटी बूंद की निकालें धारिता। क्यों भाई? आपके पास छोटी बूंद का आवेश भी हो गया, छोटी बूंद का विभव भी हो गया, तो धारिता आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। इसलिए छोटी बूंद की धारिता, कैपेसिटेंस कितना होगा बोलिए? C1 इज इक्वल टू Q1/V1। ये देखिए, क्लियर? और चलें आगे की बात करें भाई। बड़ी बूंद की धारिता C2 इज इक्वल टू Q2 की जगह आ जाएगा 27Q1 अपॉन हो गया V2। ठीक है? इसे डिवाइड कर दीजिए। इसलिए C1/C2, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें इसी रिलेशन से, इसी से हमारा सारा काम होना है, इन दोनों से। और क्योंकि आप गणित के विद्यार्थी हैं, फिजिक्स में भी आप न्यूमेरिकल करते रहते हैं, तो ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको हमें कैसे हल करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q1 कैंसिल भाई। अरे कुछ नहीं है भैया, तो बहुत इजी है, इसको P लिख के दिखाना है क्या? P2 अपॉन लो 27Q1, बस Q1 से Q1 कट गया। तो C1 की जगह अब आप, C1 क्या है? छोटी बूंद की धारिता, और धारिता का सूत्र अभी आपने गोलाकार चालक का सूत्र ज्ञात किया, 4πε0r, 4πε0r। तो C1 की जगह हो गया 4πε0 और R की जगह स्मॉल r, और ये 4πε0 R की जगह कैपिटल R, और इज इक्वल टू V2 अपॉन 27V1। चलिए भाई कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए भाई, स्मॉल r अपॉन, अब असली गेम स्टार्ट होता है।
कैपिटल आर की वैल्यू 3R है तो कैपिटल आर की जगह 3R लिख लीजिए। V2 आपको फाइंड करना है बड़ी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का सॉरी विभव, छोटी बूंद का विभव आपने V1 माना है और V1 माना है ना आपने, तो V2 तो खैर आपको फाइंड करना है 27 इंटू 3। देखिए V1 क्या है, छोटी बूंद का विभव, साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक छोटी बूंद को 10 वोल्ट के विभव से आवेशित उसको किया गया है। तो यहाँ 10 कर दीजिए और बस लीजिए, R से R कट, 3 से 9 टाइम्स कट, V2 अपॉन 90 इक्वल टू 1, which is equal to 90 वोल्ट। कैसा लगा आपको ये न्यूमेरिकल? बढ़िया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। तो चलिए ऐसे ही और न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। धन्यवाद।